नमस्कार दोस्तों, साल था 1929। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज के स्पेक्यूलेटर ने अपनी एक नई लग्जरी कार जो सिर्फ कुछ महीने पुरानी थी, उसने उस कार को सिर्फ $300 में बेचने के लिए रखा। इस कार को स्टेटस सिंबल माना जाता था, फिर भी इतने कम प्राइस में भी कोई कार लेने तो छोड़ो, कोई उसे एक बार भी देखने नहीं आया। फिर थक हार कर उस इंसान ने कार की प्राइस घटाकर सिर्फ $100 कर दी। कई सारे एजेंट्स को भी इस कार को बेचने के लिए कहा, फिर भी ये कार नहीं बिकी। यह कार अमेरिका की आर्थिक मंदी का प्रतीक बन गई थी, जिसे हम आज द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन की, जिसे महामंदी भी कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। मेनली ये यूएस में आया था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया था। यूएसए का जीडीपी 1929 से लेकर 1932 तक 15% तक गिर चुका था और स्टॉक मार्केट्स 90% तक नीचे गिर चुके थे। बहुत लोग ग्रेट डिप्रेशन को अमेरिकन सिविल वॉर के बाद सेकेंड मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट मानते हैं। अमेरिकन हिस्ट्री का ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आज भी हमारी गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है, उसकी लर्निंग्स कहीं ना कहीं इसकी रूट्स में ही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। तो उस टाइम यूएसए की इकोनॉमी काफी अच्छे से चल रही थी, क्योंकि जितने भी देश लड़ रहे थे उनको आर्म्स सप्लाई करता था यूएसए, और उन देशों पर कर्जा भी काफी ज्यादा हो गया था और ये कर्जा भी दिया था यूएसए ने। तो ये वॉर टाइम इकोनॉमी तो सही से चल रही थी। इनफैक्ट 1918 से लेकर 1919 तक यूएसए के स्टॉक मार्केट्स लगभग 50% तक बढ़ गए थे। लेकिन जब 1919 में वॉर खत्म हो चुका था, तो ये चीज ने इकोनॉमी के अंदर असर करना शुरू कर दिया था और उसके बाद एक रिसेशन आया, क्योंकि काफी सारे सोल्जर्स वॉर से लौटे थे। काफी सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी, क्योंकि वहां पे आर्म्स जो बनते थे वो अब नहीं बन रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इन फैक्ट्रीज को कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली फैक्ट्रीज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और जो सोल्जर्स लौटे थे वॉर से, वो भी लेबर फोर्स के रूप में फैक्ट्रीज में काम करने लगे। और अर्ली 1920 से धीरे धीरे इकोनॉमी में बूम आना शुरू हो गया और इन फैक्ट्रीज ने मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो फोर्ड गाड़ी का एक मॉडल जो इतना पॉपुलर हुआ था कि उसकी मास प्रोडक्शन काफी होने लगी, और इस वजह से उसकी बनाने की कॉस्टिंग भी कम होने लगी। तो अब मिडिल क्लास भी उन सारी चीजों को अफोर्ड कर सकता था, और करीब 15 मिलियन गाड़ियां बिकी थी सिर्फ फोर्ड के उस मॉडल की। तो बेसिकली अर्ली 20s में वॉर टाइम इकोनॉमी अब पीस टाइम इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और सारी फैक्ट्रीज अब कंज्यूमर गुड्स या फिर ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज की जाने लगी थी। और ये चीज स्टॉक मार्केट में भी दिखने लगी और एक काफी अच्छा बुल रन आया। 1923 से लेकर 1929 तक, मतलब सिर्फ 6 सालों में स्टॉक मार्केट करीब 4.5 गुना बढ़ गया था। इसलिए हम उस पीरियड को रोरिंग 20s भी कहते हैं। उस टाइम पे अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी। 1921 से लेकर 1933 तक उनकी लेजे फेयर कैपिटलिज्म की पॉलिसीज थी, जिसका मतलब कि गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होता था, ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होते थे। लेकिन अब ये सारी पॉलिसीज अच्छी थी या बुरी थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1923 से लेकर 1929 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कैल्विन कूलिज, और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो सारा फाइनेंस का भार संभालते हैं वो थे एंड्रू मेलन, जो एक्चुअली में 1921 से लेकर 1932 तक रहे। सो रोरिंग 20s के अंदर आखिर हो क्या रहा था? वॉर के बाद काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा डिवास्टेशन हो चुका था। तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काफी अच्छा बूम देखने को मिला। लोगों ने वॉर के टाइम में ज्यादा स्पेंडिंग नहीं की थी, तो वो अब स्पेंडिंग करना चाहते थे, खर्च करना चाहते थे, तो उन्होंने और खर्चा करना शुरू किया। अब धीरे धीरे मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही थी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही थी। तो एक तरीके से प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन आ गया था। टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा काम हो रहा था,
तो जैसा हमने फोर्ड का एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके का जो इनोवेशन है वो कंज्यूमर गुड्स में हो रहा था। मिडिल क्लास के पास अब पैसा आना शुरू हो गया था, तो वो अलग अलग टाइप के गैजेट्स खरीद रहे थे, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, और साथ में इनके लिए क्रेडिट स्कीम्स भी आ गई थी। मतलब अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो भी आप वॉशिंग मशीन EMI पे ले सकते हो, या फिर आप रेफ्रिजरेटर EMI पे ले सकते हो। और इन सारी इंडस्ट्रीज में जो सक्सेस आ रही थी, उससे दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो रहा था। जैसे हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो लोग ऑटोमोबाइल खरीद रहे थे, तो उन्हें अब अच्छी रोड्स भी चाहिए चलाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में भी काफी ज्यादा बूम आने लगा। मोटर्स के अंदर बूम आया, सर्विस स्टेशन आ गए, स्टील इंडस्ट्री काफी बूम करने लगी। इसके साथ साथ कम्युनिकेशंस के अंदर भी काफी ज्यादा काम हो रहा था, क्योंकि उन दिनों रेडियो एकदम से काफी ज्यादा फेमस होने लगा था। सिनेमा के अंदर काफी ज्यादा बूम होने लगा था, स्पेशली उस दौरान साउंड मूवीज आने शुरू हो गई थी। सिनेमा हॉल्स लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि लोगों ने सिनेमा देखना ज्यादा शुरू कर दिया था, तो उस दौरान के जो सेलिब्रिटीज थे, जैसे चार्ली चैपलिन, ग्राउचो मार्क्स, ये काफी फेमस कॉमेडियंस थे उस जमाने के, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी जल्दी होते थे। अब क्योंकि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आ गई थी, सरप्लस कैश होता था, तो वहां पे बैंक्स और ब्रोकर्स को भी, यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों के पास सरप्लस पैसा है तो क्यों ना वो स्टॉक मार्केट में भी निवेश करे। अब लोगों को धीरे धीरे क्रेडिट की आदत तो पड़ ही गई थी, वो लोन ले ही रहे थे कंज्यूमर गुड्स के लिए या ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब सेम ही चीज स्टॉक मार्केट के लिए भी शुरू कर दी गई। पहले तो स्टॉक ब्रोकर ने या फिर बैंक्स ने बड़े बड़े वेल्थी लोगों को अप्रोच किया, सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया। इनफैक्ट ग्राउचो मार्क्स ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में, और वो अपने रिटर्न से इतने खुश थे तो उन्होंने इस चीज को प्रमोट भी करना शुरू कर दिया। जब सेलिब्रिटीज ने थोड़ा वहां से पैसा कमा लिया और आम जनता तक ये बात पहुंच गई, तो वो सारे रिटर्न्स एक आम जनता भी कमाना चाहती थी। सो यहाँ पे बैंक्स और ब्रोकर्स ने कहा, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको इसके लिए हेल्प भी करेंगे। अगर आपके पास आज पूरे पैसे नहीं भी है तो हम आपको इसके लिए लोन भी देंगे। उस दौरान किसी तरीके के कोई रेगुलेशंस नहीं थे, तो बैंकों ने, ब्रोकर्स ने आम जनता को लोन्स देना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। 1927 में डाउ जोन्स करीब 33% बढ़ा था और 1928 में करीब एक ही साल में 50% तक बढ़ गया, और इतने अच्छे रिटर्न्स देख के और भी ज्यादा लोग आने लगे स्टॉक मार्केट में। और लोगों ने सोचा, अगर मेरे को यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, 40%, 50% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना घर भी मॉर्गेज कर दूं। उन्होंने अपना घर गिरवी रख के भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। अपनी FD बेच के, अपने डिपॉजिट्स बेच के, अपने बॉन्ड्स बेच के भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। अब हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। अब जबकि स्टॉक मार्केट इतना अच्छा चल रहा था, तो वॉल स्ट्रीट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा फाइनेंशियल पॉलिसीज पे। तो जितने भी बड़े बैंकर्स थे, वे काफी इन्फ्लुएंस करते थे गवर्नमेंट को और फाइनेंशियल पॉलिसीज को, और उनका ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए, रेगुलेशंस नहीं लाने चाहिए, फ्री मार्केट फोर्सेस अपने आप को खुद ही करेक्ट कर लेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी ही रही कि कोई खास इंटरवेंशन नहीं था, किसी तरीके के कोई रेगुलेशंस रखे भी नहीं गए। इसके साथ साथ टैक्स के रेट्स भी कट करने शुरू कर दिए। जो वेल्थी लोग थे, उनका जो हाईएस्ट स्लैब 75% का होता था, वो धीरे धीरे कट करके 25% हो गया था। 1929 तक उस दौर का स्टॉक मार्केट एक अच्छा टाइम पास बन गया था लोगों के लिए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाई स्पीड टिकर्स बनवाए थे जो 500 कैरेक्टर्स पर मिनट प्रोड्यूस कर सकते थे, और ये जो सारे स्टॉक टिकर्स मशीन अलग अलग रेस्टोरेंट्स में और पब्लिक प्लेसेस में भी इंस्टॉल किए जाने लगे। लोग खाने पे भी स्टॉक्स की ही बात किया करते थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी ऐसे ही मैसेज दे रही थी डेट अमेरिका इज ऑन अ पाथ टू परमानेंट प्रॉस्पेरिटी, और इस तरीके के मैसेजेस देख के लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता था अपनी गवर्नमेंट पे और इकोनॉमी पे, तो वो और ज्यादा पैसा लगाते थे स्टॉक मार्केट में। साथ में फेडरल रिजर्व, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है,
उसने इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कम कर दिए थे। लेकिन बैंक्स का इस बात पे ध्यान नहीं जा रहा था कि उन लोगों की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, यानी कि कल को अगर ये लोन हमें वापस मांगने पड़े या स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिर गए तो क्या ये लोग वापस कर पाएंगे इस लोन को। मगर 1929 तक काफी स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए थे, थोड़ा उसमें बबल भी क्रिएट हो गया था, लेकिन एटलीस्ट कंपनीज के प्रॉफिट भी अच्छे आ रहे थे। तो जो प्रोडक्शन थी या प्रोडक्टिविटी थी तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर रही थी स्टॉक प्राइसेस को। मार्च 1929 में हर्बर्ट हूवर प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और उन्होंने भी अपनी इनकमिंग स्पीच में बोला, वी इन अमेरिका टुडे आर नियरर टू द फाइनल ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी देन एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी लैंड। वी शैल सून विद द हेल्प ऑफ गॉड बी इन साइट ऑफ द डे व्हेन पॉवर्टी विल बी बैनिश्ड फ्रॉम दिस नेशन। तो इस तरीके के कॉन्फिडेंस बूस्टर मैसेजेस नेक्स्ट प्रेसिडेंट से भी आ रहे थे, और वो भी रिपब्लिकन ही थे। लेसे फेयर कैपिटलिज्म की जो पॉलिसीज थी वो भी चल रही थी। That means no regulation, no intervention from government। तो अगर हम 1929 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो जनवरी से लेके जून तक उस टाइम पे कंपनीज के प्रॉफिट भी काफी अच्छे आ रहे थे, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी, और स्टॉक मार्केट के प्राइस तो उससे भी अच्छा चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने लगी, कमोडिटीज के प्राइस काफी गिरने लगे, क्योंकि 1928 में ज्यादा सरप्लस हो गया था। फार्मर्स का जो प्रोड्यूस था वो काफी ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से प्राइसेस में काफी गिरावट होने लगी। लेकिन इस फार्मिंग प्रोड्यूस के अलावा ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स तो बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। लेकिन 8 मार्च 1929 को एक बैंकर थे, पॉल वॉरबर्ग, जिन्होंने पहली बार वार्निंग दी कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन चल रही है स्टॉक मार्केट में। लेकिन उनकी ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उनको साइडलाइन कर दिया, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में अब बहुत ज्यादा स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स ऑपरेट कर रहे थे, जिन लोगों को हम आज की डेट में ऑपरेटर बोलते हैं। जो बड़े स्पेकुलेटर्स होते हैं, ज्यादा पैसा लेके बैठते हैं और वो एक स्टॉक को रूमर फैला के काफी ऊपर तक लेके जाते हैं, और ये पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि हर्षद मेहता के केस में हुआ था 1991-92 में। उसके बाद ही इंडिया में सेबी बना था, फिर केतन पारेख का स्कैम हुआ था। तो इस तरीके के स्कैमर्स और स्पेक्यूलेटर्स काफी ज्यादा ऑपरेट कर रहे थे वॉल स्ट्रीट में उस जमाने में। तो इसी तरीके का एक स्पेक्यूलेटर था माइकल मियान। उसने अपना एक पूल बनाया जिससे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया एक स्टॉक में, और उसका प्राइस काफी ऊपर तक लेके गए। आरसीए नाम का स्टॉक 10 दिन में 50% तक ऊपर ले गए। आरसीए काफी पॉपुलर कंपनी थी उस जमाने की, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, जिसको आप आज के जमाने की एप्पल या गूगल से कंपेयर कर सकते हैं। और 18 मार्च को उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए। अगर हम उनके प्रॉफिट की बात करें तो आज के जमाने के हिसाब से तो उन्होंने करीब $100 मिलियन कमाए सिर्फ 10 दिन में। तो इस तरीके के स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स काफी थे वॉल स्ट्रीट पे, क्योंकि किसी तरीके के कोई रेगुलेशंस ही नहीं थे। अब इस सारे स्पेकुलेशन की थोड़ी बहुत भनक फेडरल रिजर्व को, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, उसको पड़ गई थी, और उसने 25 मार्च को एक वार्निंग भी जारी की, और वहां पे एक छोटा सा मार्केट क्रैश भी हुआ, लेकिन उसको भी सेव कर लिया गया। नेशनल सिटी बैंक ने $25 मिलियन डाले स्टॉक मार्केट्स में, तो मार्केट वापस से रिकवर हो गया। तो कहीं ना कहीं बैंक्स का, ब्रोकर्स का, स्पेकुलेटर्स का एक नेक्सस था उस टाइम पे। लेकिन जून आते आते अब थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे थे वो कंपनी के पास जा रहे थे, लोगों की इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। साथ में फेडरल रिजर्व ने भी थोड़े इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, 4% से लेकर 6% कर दिए। तो लोग अब ज्यादा लोन नहीं ले रहे थे, और साथ में उन्होंने स्पेंडिंग भी कम कर दी थी। तो यही चीज कंपनीज के अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। कंपनीज के प्रॉफिट स्टेगनेट होना शुरू हो गए। अब स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स भी थे जो इस तरह की स्पेक्यूलेशंस को समझ गए थे। और जून 1929 में जोसेफ कैनेडी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर जूते साफ करने वाला भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे ज्यादा बात करने लगे तो वो सही टाइम है आपको वहां से निकल जाना चाहिए।
जोसेफ कैनेडी जॉन एफ कैनेडी के फादर थे और जॉन एफ कैनेडी 1960 में यूएस के प्रेसिडेंट बने। अब एक तरफ तो इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेगनेंट होना शुरू हो चुका था, दूसरी तरफ फार्मर्स की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको $100 मिलियन के लोन सैंक्शन किए गए। अब इंडस्ट्रियल आउटपुट की प्रॉब्लम हो या फार्मर्स की प्रॉब्लम हो, लेकिन इसका असर स्टॉक मार्केट में अभी तक तो नहीं दिख रहा था और मई से लेकर सितंबर तक 60 न्यू कंपनीज ने लिस्ट किया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे और स्टॉक मार्केट्स भी 20% तक बढ़ गए। और फिर 3 सितंबर 1929 को डाउ जोन्स ने पीक किया और 381 पॉइंट्स पे वो बंद हुआ। लेकिन आने वाला टाइम काफी बुरा होने वाला था, यह पीक अगले 25 साल तक भी नहीं आने वाला था। अब बात करते हैं रियल स्टॉक मार्केट क्रैश की, जो 22 अक्टूबर ट्यूसडे को हुआ था। उस दिन अमेरिकन मार्केट थोड़ा नीचे 326 पे बंद हुआ। फिर वेडनेसडे को सेकेंड हाफ में काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली, स्पेशली ऑटो स्टॉक्स में। डाउ उस दिन 326 से लेके 306 पे आ गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगले दिन जैसे ही मार्केट्स खुले, डाउ सीधा 11% नीचे गिर गया। अब क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि जो प्राइस टिकर थे वो कीप अप ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी जल्दी प्रिंट ही नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे कंप्यूटर्स तो थे नहीं, तो लोग प्राइस टिकर से ही स्टॉक का प्राइस देखते थे। अब क्योंकि प्राइस उनको मिल ही नहीं रहा था, तो वो और सेलिंग करने लगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ चुका था कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है और स्टॉक मार्केट नीचे जा रहे हैं, तो लोगों ने और ज्यादा सेल करना शुरू कर दिया। इसलिए थर्सडे को ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। अब इस पैनिक सेलिंग के बारे में सुन के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत भीड़ जमा हो गई। विजिटर्स गैलरी को बंद कर दिया गया। चिकागो और बफेलो एक्सचेंज को तो पूरी तरह बंद कर दिया। और ये जो सारा पैनिक क्रिएट हुआ था, ये फर्स्ट हाफ में हुआ था। और इन सब के बारे में जब बड़े बड़े ब्रोकर्स को और बैंक्स को पता चला, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में। तो बैंकर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। जेपी मॉर्गन चेस का ऑफिस एग्जैक्टली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने था। वहां पे ये मीटिंग हुई और उसमें पार्टिसिपेट किया थॉमस डब्ल्यू लैमोर्ट ने, जो चेयरमैन थे जेपी मॉर्गन चेस के। एल्बर्ट विगिन चेस नेशनल बैंक के हेड थे। चार्ल्स मिचेल नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के चेयरमैन थे, जो आज की डेट में सिटी बैंक है। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन सब बैंकर्स ने मिलके एक $250 मिलियन का पूल बनाया और उसको इन्वेस्ट करने का सोचा। और इनके साथ और भी कुछ बिजनेस टाइकून्स थे, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, जो उस जमाने के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और जब इतना सारा पैसा मार्केट में आया, तो मार्केट ने थोड़ा सा यू टर्न मारा वहां से और डाउ फाइनली उस दिन 298 पे बंद हुआ और लोगों के मन में जो डर था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब नेक्स्ट 2 दिन तक ज्यादा सेलिंग नहीं हुई, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फेयर कंट्रोल हो गया था लोगों का। लेकिन ब्रोकर्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है, या फिर अगर स्टॉक प्राइसेस और गिर गए तो क्या होगा, तो उनके लोन्स रिकवर नहीं होंगे। तो उन्होंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया जिन्होंने भी लोन लिए थे स्टॉक खरीदने के लिए, और बोला कि आप ज्यादा कैश लेके आओ क्योंकि स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आ गए हैं। लेकिन ये धीरे धीरे पैनिक क्रिएट कर रहा था लोगों में, और ये पैनिक देखने को मिला मंडे 28 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट सीधा 13% गिर गया। डाउ बंद हुआ 260 पे। अब मंडे को कोई बचाने भी नहीं आया, किसी भी तरीके का कोई बैंकर्स प्लान भी नहीं था। और नेक्स्ट दिन ट्यूसडे को यानी 29 अक्टूबर को एक और रिकॉर्ड सेट हो गया। 16 मिलियन शेयर्स बिके। पहले वाला रिकॉर्ड 3-4 दिन के अंदर ही टूट गया। डाउ जोन्स 260 से सीधा 212 पे गिरा और फाइनली 230 पे बंद हुआ। और यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, जैसे कि यूएस स्टील, जनरल मोटर्स, आरसीए और ऐसे 240 स्टॉक्स में टोटल लॉस $16 बिलियन का हो गया था लोगों का। अगर हम इसका अंदाजा लगाए और एक रेफरेंस ले, तो टोटल मनी सप्लाई यूएसए में $48 बिलियन थी। टोटल मनी सप्लाई का 1/3 लॉस खाली 240 स्टॉक्स में ही हो गया था। 1 नवंबर से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को वापस से कम करना शुरू कर दिया।
6% पे जो रेट्स पहुंच गए थे उनको कम करना शुरू कर दिया। फाइनली मार्केट ने एक पहला बॉटम बनाया। 13 नवंबर को 198 पे मार्केट्स बंद हुई। अब क्योंकि लिक्विडिटी आ गई थी मार्केट में, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से कम हो गए थे और साथ में जो लिक्विडिटी पंप की थी फेडरल रिजर्व ने, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने लगा। लेकिन जो एक्चुअल बीमारी थी उसका इलाज कोई नहीं कर रहा था। बीमारी ये थी कि उस जमाने में कोई रेगुलेशंस ही नहीं थे और इतना ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था। फिर 13 नवंबर को प्रेसिडेंट हुवर ने स्टेटमेंट दिया कि एनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक फ्यूचर और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज फुलिश। और इस तरीके के पॉजिटिव स्टेटमेंट सुन के लोगों ने स्टॉक मार्केट में फिर से दोबारा पैसा लगाना शुरू कर दिया। मार्केट फिर से बढ़ने लगे और करीब 50% तक फिर से ऊपर चले गए। लेकिन हम एक बलून के अंदर अनलिमिटेड हवा तो नहीं भर सकते, एक ना एक दिन उसको फूटना ही था। अब कंपनीज के सेल्स नंबर अपडेट होना शुरू हो गए। ऑटोमोबाइल के जो सेल्स थे वो अब डाउन हो गए थे, 1928 के लेवल से भी नीचे आ गए थे और उसका असर स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था। तो अब ब्रोकर्स ने और बैंकर्स ने अपने लोन्स वापस मांगने शुरू कर दिए थे और ये जो लोन्स थे ये स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से थे। अगर स्टॉक की वैल्यू नीचे जा रही है तो लोगों को कहा गया कि आप और कैश लेके आइए और इस लोन को चुकाइए, नहीं तो हम आपके स्टॉक्स बेच देंगे। और इस वजह से स्टॉक्स पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ता चला गया। प्रेशर और बढ़ा तो प्राइसेस और नीचे आ गए। प्राइसेस और नीचे गिरने लगे तो लोगों के पास से फिर से लोन वसूला जाने लगा। तो इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाना शुरू हो गया मार्केट। लेकिन अब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए थे, लोन चुकाने का उनके पास पैसा ही नहीं बचा था। बैंक्स भी लोन डिफॉल्ट होने लगे क्योंकि बैंक्स ने भी बहुत सारा अनसिक्योर लोन्स दिया हुआ था जो अब वापस नहीं आ रहा था। अब जबकि बहुत सारे बैंक्स लोन डिफॉल्ट होने लगे तो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होने लगा और जो लोग अपने पैसे सेविंग्स करते थे, एफडीज करते थे, तो वो लोग भी पैनिक क्रिएट करने लगे और अब वो लोग भी बैंकों के बाहर भीड़ में जमा होने लगे अपने डिपॉजिट विथड्रॉ करने के लिए। तो बैंक्स के ऊपर तो डबल प्रेशर आना शुरू हो गया। एक तरफ से तो लोन का डिफॉल्ट हो रहा था, जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे, दूसरी तरफ से डिपॉजिटर्स आ रहे थे, तो बैंक्स के पास तो पैसा ही खत्म हो गया और बहुत सारे बैंक डिफॉल्ट करना शुरू हो गए। और देखते ही देखते सितंबर से दिसंबर 1930 के बीच करीब 300 बैंक्स ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे भी डूब गए। और फिर दिसंबर में बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी डिफॉल्ट हो गया, जो उस जमाने का एक काफी बड़ा बैंक था और उसकी वजह से काफी सीरीज ऑफ बैंक्रप्सीज होने लगी बैंक्स की, क्योंकि काफी सारे छोटे छोटे बैंक्स बड़े बैंक्स पर डिपेंड किया करते थे। देखने जाए तो 1929 से लेकर 1933 के बीच करीब 9000 बैंक्स डिफॉल्ट हो गए, जो ऑलमोस्ट 30% बैंक्स थे। और ऐसे ही पूरी कंट्री के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया। पैसा ही नहीं था, ना बैंक्स के अंदर पैसा बचा, डिपॉजिटर्स का पैसा डूब गया, उनकी लाइफ सेविंग्स खत्म हो गई और बैंक्स को भी लिक्विडिटी नहीं दी फेडरल रिजर्व ने। तो अब पूरे सिस्टम से लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने लगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा कम होने लगे। अब लोग खर्चा नहीं करेंगे तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी कहां से आएंगे। कंपनीज को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी नहीं मिल पा रहा था। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब आपको डेली लाइफ में अपनी जरूरतों के लिए जो छोटे मोटे लोन लेने पड़ते हैं बैंक से, लेकिन बैंक के पास पैसा ही नहीं था तो लोन कहां से मिलेगा। इसकी वजह से काफी सारी कंपनीज भी बैंकरप्ट हो गई। अब जबकि कंपनीज ही नहीं थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के पास भी पैसा नहीं था, तो मार्केट नीचे ही नीचे गिरता चला गया। अप्रैल 1930 में जो थोड़ा बहुत पीक बना था, लेकिन वो डाउ जोन्स 1932 तक अब 40 पॉइंट पे आ गया था। टोटल लॉस की बात करें तो जो डाउ जोन्स सितंबर 1929 में 381 था, वो अब गिर के 40 पॉइंट्स हो गया था, मतलब कि लगभग 90% की गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम इस डिप्रेशन के मेजर कॉजेस की बात करें तो इसके 3 मेन कॉजेस थे। पहला था अनरेगुलेटेड स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बहुत से अनसिक्योर लोन्स दिए जा रहे थे स्पेक्यूलेट करने के लिए।
स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई चेक नहीं था, और फिर बैंक्स की लिक्विडिटी के जो क्राइसिस आए उसके चक्कर में लोगों का लॉस बहुत ज्यादा हो गया और लोगों के बैंक डिपॉजिट डूब गए। कोई प्रोटेक्शन नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी तरीके की कोई इंश्योरेंस नहीं थी। तो अब लोगों का पूरा फेथ खत्म हो चुका था फाइनेंशियल सिस्टम से और लोगों ने बैंक में पैसा रखना ही बंद कर दिया। सरकार ने टैक्स रेट्स कम कर दिए तो भी लोगों ने बैंक में पैसा डालने की बजाय सेव करना शुरू कर दिया, घरों में पैसा रखना शुरू कर दिया। दूसरा था पुअर मॉनेटरी पॉलिसीज। कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम को अगर बचा लेते तो ये डिप्रेशन आने की बजाय खाली रिसेशन ही आता। और तीसरा मेजर कॉज था डिमांड एंड सप्लाई। लोगों के पास पैसा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इनकम लेवल्स बहुत कम हो गए थे, बैंकिंग सिस्टम से पूरा फेथ खत्म हो गया था, तो वो अब खर्चा नहीं कर रहे थे और इसलिए सब चीजों की डिमांड घट गई थी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती तो अपनी साइड से स्पेंडिंग बढ़ा सकती थी। आज के टाइम में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है गवर्नमेंट ऐसे टाइम में। आज की बात करें तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट कितने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर देती है, लेकिन वो चीज पहली बार हो रही थी उस टाइम पे और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का। पर अब हमारे पास कुछ ना कुछ लर्निंग्स है। अब ये 3 मेन कारण तो थे, लेकिन चौथा कारण एक और था जिसकी वजह से ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया और फिर ये यूएसए से पूरी दुनिया में फैल गया। उस जमाने में अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो फार्मिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे व्हीट या क्रॉप्स, उनका इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा हुआ करता था। अब यूएसए ने अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, यानी कि बाहर के देशों से सामान हमारे यहाँ ना आए लेकिन हम एक्सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब कोई एक देश अगर दूसरे देश पे सैंक्शन लगाता है या फिर अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाता है तो बाकी के देश भी कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी और अमेरिका की ये चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई और जो फार्मर्स को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनका सामान एक्सपोर्ट होना ही बंद हो गया। उस टाइम पे जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि ये मेन कॉज तो नहीं था ग्रेट डिप्रेशन का, लेकिन इसकी वजह से मुसीबतें और बढ़ गई थी और ये क्राइसिस और गहरा हो गया था। यह 1932-33 आने तक तो हालात इतने खराब हो चुके थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने पीक पे पहुंच चुके थे। करीब 25% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। स्टॉक मार्केट ने बॉटम की 8 जुलाई 1932 को और डाउ जोन्स 40 पॉइंट्स पे आ गया। 89% का फॉल हुआ था पीक से और ऐसे में लोगों को चाहिए था चेंज। और उस टाइम 1933 में गवर्नमेंट चेंज हुई और रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट हटके अब डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस टाइम के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने आते ही अपनी स्पीच में कहा कि वो रेगुलेट करेंगे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, बैंकिंग को, क्रेडिट को, इन्वेस्टमेंट्स को। मतलब अब से स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। बैंक्स गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC को फॉर्म किया गया, जिसके फर्स्ट चेयरमैन बने जोसेफ कैनेडी। वही दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम में फेथ को बढ़ाने के लिए लोगों के डिपॉजिट्स को गारंटी किया गया। FDIC एक कॉरपोरेशन बनाई गई, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो लोगों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है। अब यह वाले सारे स्टेप्स लेने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा और इकोनॉमी धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुई। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो डिप्रेशन था ये स्टार्ट तो यूएसए में हुआ था, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल गया था बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उस टाइम पे लोग ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन पे आना शुरू हो रहे थे और ये चीज थोड़ा बहुत हम आज भी देख सकते हैं। बहुत लोग अपनी फैक्ट्री चाइना से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। काफी सारी कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन इस डिप्रेशन के कारण पब्लिक में गुस्सा बहुत बढ़ गया था क्योंकि उनका सब कुछ खत्म हो चुका था और ये गुस्सा एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट के रूप में काफी ज्यादा कंट्रीज में शुरू हो गया था। इटली में अस्थिरता आ गई थी, जर्मनी में हिटलर के रूल की शुरुआत हो गई थी, रशिया में कम्युनिज्म आ गया था और ये जो एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट थी यह धीरे धीरे वॉर में कन्वर्ट हो रही थी और देखते ही देखते 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया।
यूएसए पहले वर्ल्ड वॉर II का पार्ट नहीं था, लेकिन 1941 में पर्ल हार्बर पे अटैक होने के कारण यूएसए भी वॉर में उतर पड़ा और वर्ल्ड वॉर II में भी यूएसए आर्म सप्लाई करने लगा एलाइड फोर्सेस के लिए। अब यहाँ पे यूएसए की वॉर टाइम इकोनॉमी शुरू हो गई थी और इकोनॉमी फिर से अब ट्रेंड की तरफ चल पड़ी। मतलब हम कह सकते हैं 1929 से लेके 1939 या 40 तक यह डिप्रेशन चला था। 10-11 साल काफी हालत खराब रही थी इस कंट्री की, लेकिन पीक आने में 25 साल लगे। जो सितंबर 1929 में 381 का डाउ जोन्स का पीक था, वो पीक 1954 में अचीव हुआ था। तो ये तो हो गई पूरी कहानी ग्रेट डिप्रेशन की। लेकिन अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या ये 1929 जैसा ग्रेट डिप्रेशन आज के टाइम में भी रिपीट हो सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में काफी ज्यादा चेक्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्पेक्यूलेट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए सेबी है। बैंकिंग सिस्टम हमारा रेगुलेटेड है। अगर आप आज किसी बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए लोन चाहिए, तो शायद आपको नहीं मिलेगा। हमारी सरकारों ने भी काफी ज्यादा लर्निंग्स ली है पास से। मॉनेटरी पॉलिसीज भी उस हिसाब से बनाई जाती है कि जब रिसेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस लाए जाते हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, लोन्स और दिए जाते हैं लोगों को, क्रेडिट गारंटी देती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ाती है, चाहे उसको मनी प्रिंट क्यों ना करना पड़े या फिर अपना फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ाना पड़े। ऐसे टाइम में टैक्स कट्स भी अनाउंस किए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि ये खाली इंडिया में होता है, पूरी दुनिया में इसी तरह की पॉलिसीज लाई जाती है जब रिसेशन आता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इन चेक्स एंड रेगुलेशंस के बाद भी रिसेशन नहीं आ सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल आ सकता है रिसेशन, और कितना गहरा आ सकता है ये हम नहीं कह सकते। हाँ, पर डिप्रेशन जितना गहरा ना आए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रिसेशन जरूर आ सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, ह्यूमन बिहेवियर, जो आज भी नहीं बदला है। हम आज भी वैसे के वैसे ही है। जब रिसेशन टाइप की सिचुएशन आती है, हम अपनी सेविंग्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास इमरजेंसी के लिए कैश जरूर रहे, और हम अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं। और हम भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जब स्पेंडिंग कम होती है तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है, और दूसरी तरफ जैसे ही बूम साइकिल आती है, हम उसमें भी ओवरबोर्ड चले जाते हैं। हम खर्चे और करना शुरू कर देते हैं। हमारी थोड़ी सी इनकम बढ़ती है, हम खर्चे उससे ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हम लोन ले लेके खर्चा करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, एक अच्छी न्यूज आती है तो हमें लगता है अरे हमारी कहीं बस ना छूट जाए, और हम फटाफट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ एक बैड न्यूज आती है तो हम फटाफट उस स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं। ये कुछ नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।